अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में मूल मसलों को छोड़कर आजकल बहुत दूसरे विषय बहुत चर्चा में हैं। रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में महाभारत छिड़ी हुई है। बिहार के बाद यूपी में इसको मुद्दा बनाया जा रहा है और दूसरा ये मुद्दा शांत होता उसके बाद एक और मसला आ गया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी को सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर, जिसको पद्म विभूषण कहते हैं, उससे भारत सरकार ने सम्मानित किया है। बीजेपी ने अपने कट्टर विरोधी पार्टी के मुखिया को इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया है और इतने से बात नहीं बनी, उनके लिए तो भारत रत्न की डिमांड की जा रही है। इस मसले को लेकर एक नए विवाद उत्तर प्रदेश में छिड़ गया है। आज की परिचर्चा हम इन दो विषयों पर केंद्रित करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, असली नहीं गैर वाजिब मुद्दे, लेकिन मुद्दों को लेकर सियासत बहुत लंबे वक्त से होती आई है। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक सप्ताह से और उसके पहले बिहार में भी आपने देखा होगा, रामचरितमानस को लेकर ज़बरदस्त विवाद छेड़ने की कोशिश और उसको लेकर मसले तैयार किए जा रहे हैं। इस मसले से जनता के और जातियों के बीच विग्रह की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश और उस पर भी सियासत। कारण क्या है? हम इस कारणों की आज कोशिश करेंगे कि समीक्षा हो, इस पर सबके वर्जन आए और एक क्लैरिटी जनता के मन में जानी चाहिए। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दूसरा सर्वोच्च सिविलियन सम्मान पद्म विभूषण से भारत सरकार ने नवाजा। लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम देखकर बहुत से लोग अवाक रह गए, कुछ बेहोश हो गए। वो वाला बेहोश नहीं, राजनीतिक बेहोशी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दौर के सबसे कट्टर विरोधी नेता को मरणोपरांत इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया, पद्म विभूषण? वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने डिमांड किया है कि पद्म विभूषण अपमान है, नेताजी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये एक अलग डिबेट का विषय है। लेकिन बहनों भाइयों, पद्म विभूषण भी बहुत बड़ा सम्मान होता है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का। क्या कारण है कि बीजेपी ने नेताजी को यह सम्मान दिया? इसके पीछे राजनीतिक नेतार्थ भी लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी विषय आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस पर राजनीतिक चश्मे से देखा जाना बेहद आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हर छिपी हुई बात या खुली हुई बात के जरिए के पीछे राजनीति ही होती है और उस राजनीति के कारण ही फैसले लिए जाते हैं। तो नेताजी को यूं ही पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, इसके पीछे कुछ लंबी राजनीतिक सोच है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी हैं। कहाँ? देश में। अब नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे ताकतवर राज्य में चुनाव, 80 सीटें, और ये जानते हुए कि उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन कौन है? नेताजी की पार्टी, समाजवादी पार्टी। वोट शेयर कितना? 36%। बीजेपी का यूपी में मुकाबला किससे होता है? समाजवादी पार्टी से। अब बीजेपी को लगता है जो 10-11% का वोट शेयर का अंतर पिछले चुनाव में रह गया, अब नेताजी की मृत्यु के पश्चात आपने देखा होगा कि बीजेपी में पार्षद से लेके बड़े बड़े कोई ऐसा नेता बचा नहीं जो सैफई पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि न दियो। एक होड़ सी मच गई थी भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा नेताजी को श्रद्धांजलि देने। उसी की कड़ी में है कि उनको पद्म विभूषण भी मिला है। लेकिन नेताजी का कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके काम और समाज के प्रति समर्पण, समाज के जो शोषित और वंचित वर्ग का उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया है, पूरी की पूरी 2 जनरेशन को अपलिफ्ट करके ऊपर लाए और लोगों का जीवन बदला, इसमें कोई दो राय नहीं बहनों भाइयों। यही कारण है कि 3 बार वो खुद मुख्यमंत्री रहे और एक बार जब फुल फ्लेज जीत के आए तो उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी एक आदमी ने 4 बार अपनी क्षमता से सरकार बना के दिखा दी। तो किसके जीवन शैली और किसका जीवन बदला? पिछड़ों का, वंचितों का, दलितों का। इसलिए मुलायम सिंह यादव का इतना सम्मान, और वो समावेशी प्रवृत्ति के रहे। हर पार्टी में उनकी दोस्ती थी, बयानों में उनके तीखापन था, लेकिन निजी रिश्ते उनके सबसे बेहतरीन रहे। इसीलिए जब नेताजी की डेथ हुई, प्राइम मिनिस्टर की आंख से आंसू आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका पार्थिव शरीर रिसीव करने के लिए खुद सैफई पहुंच गए। ये नेताजी की लोकप्रियता रही है और उनका व्यक्तित्व रहा है, जिसे कई बार बताया जा चुका है। लेकिन अब पद्म विभूषण मिला तो ये मुद्दा फिर गर्म हो गया। क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई राजनीतिक कोशिश है समाजवादी पार्टी को डाइवर्ट करने के लिए, या फिर वाकई में नेताजी हकदार थे भारत रत्न के और उनको
मिला पद्म विभूषण। इन सब मसलों पर आज हम एक विस्तृत परिचर्चा को मैंने आयोजित किया है और इन दोनों पहलुओं को हम आज समझने की, नापने की कोशिश भी करेंगे। हम आज उनको भी बुलाएंगे जो इस कंट्रोवर्सी का मुख्य केंद्र बिंदु हैं। कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। आज कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ें और उनका पक्ष भी लिया जाए। पहले आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ढेर सारे लोगों को उन पद्म सम्मान दिया है और उसमें श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चयन को लेकर पूरे प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, बच्चे बच्चे का आरोप है, पूरा देश दुनिया जानती है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में किया था। लेकिन कहीं न कहीं उनकी अन्य सेवाएं, चाहे सामाजिक सेवा, राजनीतिक सेवा के दृष्टिगत रखते हुए बहुत बड़े दिल दिमाग और दायरे से सोच के बाद पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है। देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जवानों के लिए भी काम किया है, जब रक्षा थे उनके लिए भी काम किया है। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। उनकी कदकाठी, उनका विशाल नेतृत्व, व्यक्तित्व भारत रत्न लायक था, तो भारत रत्न न दे करके उन्होंने नेताजी की सम्मान में कहीं न कहीं दाग लगाई है, उनको अपमानित किया है। समाजवादी पार्टी के दो टॉप लीडर्स, इनकी डिमांड है कि नेताजी को भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए। बहन भाइयों, आज की हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चक्रपाणी जी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जुड़ चुके हैं। SBSP यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं अरुण राजभर, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सैयद आसिम वकार भी मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और आप सबका बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को मैं शुरू करूं, अभी मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मैंने पहले उनसे इसमें उनके द्वारा दिए गए बयानों पर उनसे बात कर लूं, फिर इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। स्वामी प्रसाद जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भारत समाचार को समय देने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके दो बयान आवाज आ रही माननीय मिश्रा जी, इस समय आपके दो बयान बहुत विवादों में भी हैं और चर्चा में भी हैं। मैं सबसे पहले नेताजी के विषय में आपने जो कुछ बोला उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। आपको बेहतर पता है, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो भारत सरकार ने बिना मांगे नेताजी के लिए उनके सम्मान में दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये नेताजी के सम्मान में दाग, तो पद्म विभूषण किसी के लिए भी दाग नहीं होता। आप मांग कर सकते हैं भारत रत्न, लेकिन पद्म विभूषण कोई दाग नहीं होता। मौर्य जी, देखिए मिश्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का 55-60 साल का सक्रिय राजनीतिक जीवन रहा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह करके जो उन्होंने रक्षा सुधारों को एक नया आयाम दिया, उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में आज भी जानी जाती है। तो जिसका विशाल व्यक्तित्व रहा हो, कृतित्व रहा हो, देश में बड़ा योगदान रहा हो, उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उसका सम्मान भी होना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को सम्मान दिया ही, तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। उनके व्यक्तित्व से छोटा सम्मान स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व को बौना करने के लिए होता है, न कि सम्मानित करने के लिए होता है। और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कभी भी किसी सम्मान के लिए मोहताज नहीं थे। उन्होंने किसी सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर के प्रदेश और देश की सेवा की थी। इसलिए सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन अगर सामान्य की बात है, सम्मान की बात है, तो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। पर क्या आप इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? जो सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ ही नेताजी का पूरा राजनीतिक जीवन का अधिकांश हिस्सा रहा हो,
और स्पेशली राम मंदिर वाले आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने तक के मसले रहे हों, उसके बावजूद बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट सम्मान देती है। क्या इसे राजनीति में सहिष्णुता मानते हुए अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं? अगर इतनी ही सहिष्णुता थी तो उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं अगर ये प्रेम वाकई में नेताजी के प्रति ईमानदारी का था तो भारत रत्न क्यों नहीं, पद्म विभूषण क्यों? इसलिए केवल पद्म विभूषण देकर के वाहवाही लूटना हम समझते हैं ये सम्मान नहीं है। आप इसके पीछे ये क्या भारतीय जनता राजनीतिक पार्टी कारण ने तलाशते हैं? मैं वाहवाही चाहता हूं कि लूटने की खुलकर आप वो राजनीतिक कारण बताएं कि पद्म विभूषण क्यों नहीं चाहिए और भारत रत्न ही क्यों मिले। क्या कोई बीजेपी का राजनीतिक नजरिया आप इसमें देख रहे हैं? स्वाभाविक रूप से बीजेपी ने तो जरूर कोई न कोई चाल चली। अगर नेताजी को सम्मानित करना था तो उनके जीते जी करना चाहिए था, अगर मरणोपरांत भी करना था तो भारत रत्न करना चाहिए था। नेताजी ने कभी इस किसी प्रकार की अपेक्षा की ही नहीं थी। उन्होंने तो समर्पित भाव से देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की, और जो समर्पित भाव से करता है वो किसी भी सम्मान के लिए मोहताज नहीं होता। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने नेताजी पर प्रेम उड़ेला भी तो आधा अधूरा क्यों, भारत रत्न क्यों नहीं, तो क्या ये पॉलिटिकल उनके ट्रैप व्यक्तित्व है? के अनुरूप क्यों नहीं? और उस ट्रैप में आप लोग उनके फंस गए हैं? कदकाठी और आप लोग गरिमा से के मेरा अनुरूप क्यों तात्पर्य नहीं? समाजवादी पार्टी से है। आप ब्रजेश मिश्रा जी बहुत बड़े पत्रकार हैं और बड़े अनुभवी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की उस चाल को भी आप समझ रहे हैं और वो मोहरा किस हिसाब से फेंका है उसको भी समझ रहे हैं। हर चीज कहीं नहीं जाती, कुछ कहीं जाती है, कुछ समझी जाती है, और आप सब जानते हैं। इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना, केवल इतना ही कहना है कि अगर सही मायने में नेताजी के प्रति भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का प्रेम है तो भारत रत्न दे। एक आजकल और पॉलिटिकल ट्रैप है जो आपने रामचरितमानस पर महाभारत छेड़ रखी है मौर्य जी। तो एक अधिकांश वर्ग है जिसे ये लगता है कि आप जानबूझकर धर्म विशेष पर या धर्म ग्रंथ विशेष पर टीका टिप्पणी करके राजनीति कर रहे हैं और लोगों को या उनकी आस्था को आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। किसी की भावना को चोट पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है, बल्कि देश के 97% आबादी वाले यानी देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, हम तो चौपाई के उस अंश को हटाने या प्रतिबंधित करने की मांग किया है। जैसे जे बड़ाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, ये जो 7 जातियों का जिक्र किया गया है, ये सभी जातियां हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहती है? यही नहीं, ढोल गमार सूद पशुनारी शकल ताड़ना केतकारी, यानी एक और केंद्र सरकार चला रही है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का अभियान। हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। यही नहीं, एक मौका ऐसा आता है जिसे हम नवरात्र के रूप मनाते हैं, उसमें 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। मौर्य जी, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 16वीं सदी में रचा गया एक ग्रंथ पूरे महिलाओं को अपमानित 21वीं किया सदी जाना। में 2023 में आपके लिए विवाद का विषय है। क्या समाज के लिए, प्रदेश और देश के लिए रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, या शिक्षा, बेरोजगारी, हेल्थ, जॉब्स, किसान, मजदूर, युवा, इनकी समस्याएं? मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है, राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे अलग होते हैं। इसको मैंने राजनीतिक मंच से नहीं बोला। इसको जो सामाजिक ताना बाना देश की समस्त महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं, इनकी आबादी सब जोड़ लिया जाए, पूरी आबादी की आधी आबादी 50% केवल महिलाएं हैं, उसमें शेष में आदिवासी, दलित और पिछड़ों को मिला लिया है तो आबादी जाती 97%।
जी। अगर 97% लोगों की आहत पर चोट हो रही है, उनकी भावना आहत हो रही है, तो हम समझते हैं 97% लोगों की भावना जो आहत हो रही है वो 2% स्वामी लोगों प्रसाद की जी, भावना एक बड़ा आहत होने वर्ग से है ज्यादा बड़ी संख्या है। जो ये मानता है कि आप समाजवादी पार्टी के भीतर रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर। मैं भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर रहा हूं या उसको मैदान दे रहा हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात तरह समझते होंगे। आज देश में एक नई बहस शुरू हुई है। देश की आज महिलाएं भी अपने सम्मान के प्रति चिंतित खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। देश में सारे आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने सम्मान के साथ खड़े हुए। उनको लगा कि बहुत दिन बाद कभी इस पर बोलते थे पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, और कभी इस पर बोलते थे नारायण गुरु, संत गाडगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर काशीराम। बहुत दिन बाद इस बात को फिर से सम्मान स्वाभिमान की बात को किसी ने उठाया है। आज पूरे देश में 5 दिन से लगातार बहस चल रही है और यह बहस कोई न कोई सकारात्मक परिणाम अवश्य लाएगी। ये किसी पार्टी के लिए नहीं बोला गया है, ये समाज सुधार ऐसा के लिए बोल बोला के गया आप है। बार बार धर्म अपनी में पार्टी जो को असहज कर रहे हैं। और आपत्तिजनक टिप्पणी है। शिवपाल यादव का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने कहा यह मौर्य जी का निजी बयान है। यह स्थिति तो आपको असहज करती होगी कि आपके ही बयान से लेकिन टॉप लीडरशिप किनारा कर रही है। नहीं, शिवपाल जी खुद बहुत ही मजे खिलाड़ी हैं, राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा वो मौर्य जी का निजी बयान है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो आपका बयान क्या समाजवादी पार्टी के मान लिया जाए, तो शिवपाल यादव ने कहा कि ये मेरा निजी बयान है। वो उनका निजी बयान था और मेरे द्वारा दिया गया बयान मेरा निजी बयान था। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ना मेरा बयान था। आपको आगे करके दोनों छोर से बैटिंग कर रही है, इधर से भी बैटिंग और उधर से भी बैटिंग। आपको जानबूझकर ये सब करने को प्रेरित किया जा रहा है। बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं आती, क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। भारतीय संविधान अपने विचार को रखने की स्वतंत्रता सबको देती है। पार्टी में सदस्य होने के नाते, पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते कहीं ये मनाही नहीं करती है कि आप अपनी व्यक्तिगत राय न दें। आपने केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने आपकी भयानक निंदा की है, केवल आपकी निंदा की है केशव प्रसाद मौर्य ने, और कहा है कि आप उनसे आप क्षमा याचना करिए। महाराष्ट्र को बैंड करने का काम नहीं करा, की मांग नहीं की। हमने किसी आराध्य पर चोट नहीं किया। हमने तो केवल उस 2-3 अंश हैं उसको हटाने की मांग स्वामी की। प्रसाद जी, तो इसको अन्यथा लोगों को नहीं लेना चाहिए। सकारात्मक पहल के साथ विचार कर उन तथ्यों को हटाना चाहिए जिससे कि 97% लोग कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, पीड़ित हो रही हैं। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य। लगता है उनके हमारे साथ फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। स्वामी प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो लगातार अपने दिए गए बयान पर कायम हैं और उस बयान को लेकर उन्होंने कई मर्तबा भी कहा है। स्वामी प्रसाद जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के टॉप लीडर्स में से एक हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने आपकी भयानक निंदा की है और आपसे कहा है कि आप क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे हिंदू समाज से। अरे, डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि डिप्टी सीएम रहते हुए भी भाजपा उनका सम्मान नहीं करती है। वहां जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री सहित सारे अधिकारी कुर्सी पर बैठे हों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठे लेकर के, और वो भी स्टूल अपने हाथ से लेके बैठे, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? अगर उनको अपना अपमान सम्मान दिखाई पड़ता है तो उन्हें मुबारक। हमको उनसे राय लेना नहीं है। जो खुद अपने स्वाभिमान को मार चुका है वो दूसरों के सम्मान की बात कैसे कर सकता है? पर अभी तो आप उनके साथ कैबिनेट में थे, उनके कैबिनेट कुलीग थे, उनके बड़े खास दोस्त थे, तो तब आपने उनको ये एडवाइस नहीं किया था जो आज आप पार्टी छोड़ने के बाद कर रहे हैं? उस समय इस प्रकार की उन्होंने कभी बचकानी बात भी नहीं की। आज बचकानी बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको बोल रहा हूं।
पहले कभी उन्होंने इस तरह का बात पेश नहीं किया, इसलिए कभी उन पर मैंने कोई टिप्पणी भी नहीं की। जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्या रामचरितमानस को लेकर आपको दिए गए बयान पर आपको अफसोस है, आप माफी मांगते हैं और क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? भाई ब्रजेश मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात यह कि देश के समस्त महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान की मैंने बात की है। कोई मैंने पाप नहीं किया है, इसलिए प्रायश्चित करने कोई प्रश्न नहीं। जो मैंने वक्तव्य दिया उस पर मैं अंतिम सवाल आपसे, अंतिम सवाल, आप पर इनाम घोषित है आपकी जीभ और गर्दन पर। जी, तो स्वाभाविक रूप से जो भी मेरा जीभ काटने का, सर काटने का ऐलान कर इनाम घोषित किया है, वो महाआतंकवादी है, वो महाशैतान है और वो सबसे बड़ा इस देश का दुश्मन है, जो कानून को अपने हाथ में लेकर के अपने शैतानी का परिचय दे रहा है। स्वामी प्रसाद जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत कीमती वक्त आज शाम हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आप आगे बढ़ाते हैं और आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर कायम है। आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक अवस्थी जी, ये नेताजी को भारत रत्न बीजेपी ने दिया है, इसको बीजेपी की समर्थित सरकार ने दिया है, इसको लेकर बड़ा विवाद है। कह रहे हैं पद्म विभूषण क्यों दिया है, भारत रत्न क्यों नहीं दिया है? आलोक अवस्थी जी। ब्रजेश जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा कि 18 मिनट बोला है मौर्य जी ने और 2 गंभीर विषयों पर आपने उनसे चर्चा करी है, तो क्या आप इस डिबेट को खाली यहीं तक सीमित रखेंगे या आप उनके बोले हुए दूसरे प्रश्न पे भी आप मेरा पक्ष रखेंगे? आप बिल्कुल, आप रख सकते हैं, आप दोनों पक्षों रख सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ जो आपका आज का मूल विषय है, माननीय नेताजी को पद्म विभूषण दिया जाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के सभी सम्मानित राजनेताओं का सम्मान करती है। उसी सम्मान को देते हुए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण 2023 में देने की घोषणा की गई है। मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया है। उनके स्वर्गवासी होने से, जब वो अस्पताल में भर्ती थे और जब स्वर्गवासी हुए, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष तक उनके यहाँ बराबर जाते आते रहे और उनके शोक संवेदना में भी रहे। और पद्म विभूषण को जिसको छोटा मान रहे हैं, जिन्होंने जीते जी मुलायम सिंह यादव जी को सम्मान नहीं दिया, जबरन कुर्सी खींच ली उनकी, उनके सामने बेइज्जत किया, उनके सामने उनके भाई को बाहर निकाला पार्टी से, और यह सब जो है नेताजी के जीते हुए हुआ है। तो आज उनको सब सम्मान दिया गया तो हजम नहीं हो पा रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ पद्म विभूषण किन किन लोगों को दिया गया है, जिनमें से कुछ लोगों को बाद में भारत रत्न भी दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन उसमें सबसे पहला नाम है, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, डॉक्टर कर्ण सिंह, प्रणब मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और कल्याण सिंह, ये प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं। और मुलायम सिंह यादव जी को जो दिया गया है वह इन सब लोगों की फहरिस्त आप देख लीजिए। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी मानती है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल ट्रैप है, नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था और आप उनको सिर्फ पद्म विभूषण देकर उनका सम्मान कम कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो नाम लिखे अभी आपको दोहराए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नाम बता दीजिए जो नेताजी, आदरणीय नेताजी से समकक्ष ना हो या उनसे नीचे का हो। तो मेरा ये मानना है, नेताजी को आज तक कांग्रेस तो के साथ सरकार में रही है 10 साल, उसके पहले भी विभिन्न तरीकों से जो है उन्होंने समर्थन दिया है। क्यों नहीं आज तक किसी और पार्टी ने नेताजी को सम्मान दिया? आप एक हमारे दिए हुए सम्मान को आप छोटा क्यों बता रहे हैं? पद्म विभूषण एक बड़ा सम्मान है, बड़े बड़े महान विभूतियों को दिया गया। मैंने कुछ नाम पॉलिटिकल दोहराए हैं इसमें आपको, मुझे लगता है मैंने अपनी बात कही है। यह उनको बुरा लग रहा है जो इससे जोड़ करके अपना कद बड़ा करना चाह रहे हैं, बात समझ गया। नेताजी के नाम से जोड़ दूसरा मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य से मैंने जो पूछा, जिसके बारे में आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, रामचरितमानस को चौपाइयों को लेकर एक बड़ा विवाद इन दिनों खड़ा हुआ है। मैंने पूछा मौर्य जी से, लेकिन वो अपना बयान वापस लेने को तैयार नहीं है। देखिए मौर्य जी, इसमें 2 बातें कहे गए कि
जैसे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा, और उन्होंने कहा मौर्य जी ने, कि वो उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। हम भी ये बात कह रहे हैं कि यह अखिलेश यादव जी के द्वारा सोचा समझा दिया हुआ दिलवाया हुआ बयान है, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, अगले साल उसको जो है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। यह समाजवादी पार्टी को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने अयोध्या में राम भक्तों को ऊपर गोलियां चलाकर नदियां खून से लाल करी थी। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने कांवड़ यात्राओं को रोका था। जिन्होंने कह रहे हैं कि नदियां लाल कर दी, समाजवादी पार्टी वही उन्हीं पार्टी को है। आज आपने पद्म विभूषण दिया है। सुनिए, समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने अयोध्या में पंचकोसी और 84 कोसी परिक्रमा को रोक दिया गया था, जो कभी नहीं रोकी गई थी। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने वाराणसी के अंदर आज के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को रात के अंधेरे में उनके शिष्यों के साथ लाठियों से पिटवाया था। यानी कि हिंदुओं के मान धर्मों पे हमेशा से सनातन धर्मियों की चोट करने का काम श्रीमान अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने किया था। मेरा इतना मानना है कि जो धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। वह धर्म ग्रंथ पूजनीय है। जन जन के यहाँ घर घर के अंदर रामायण की पूजा होती है। पूजा के स्थान में जब रखा जाता इतना है। सब कुछ नेताजी का बता रहे हैं, और जो अखिलेश यादव तो 2017 से आए सीन में, उसके पहले पार्टी पर कंट्रोल तो नेताजी का ही था। आपने बताया अयोध्या में कार सेवकों से लेकर वाराणसी तक के जो मसले हुए, अधिकांश के लिए तो नेताजी आपके हिसाब से जिम्मेदार होने चाहिए। तो अयोध्या में जिसने राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनको पद्म विभूषण, सर ये बात हजम नहीं हुई। आप कार सेवकों के परिवारों को कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने जो किया उसका उन्होंने हाल भी भुगता। उनको सत्ता से बहुत समय तक दूर रहना पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने तो कमाल कर दिया। कांवड़ यात्रा रुकवा दी, भगवान शंकर के भोलेनाथ के जय जयकार करके कांवड़ यात्रा निकलती उसको रुकवा दिया, डीजे बंद करा दिया। यहां तक कि जो है जो अयोध्या में सनातन धर्म से जो पुराण काल से जो है परिक्रमा होती आ रही थी, उसको जो है रुकवा दिया। शंकराचार्य जी को पिटवा दिया बनारस के अंदर। सर कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों को कैसे पद्म विभूषण, सर यही तो मुद्दा है। देखिए मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं रहे हैं, कई बार रहे हैं। और उनको जो सम्मान दिया गया है राजनीतिक रूप क्षेत्र में, उनके जो उन्होंने कार्य किया है। थैंक यू आलोक जी। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं और आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह जी शुक्रिया, मैंने आपका और आपकी पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट सुना है। पद्म विभूषण एक बड़ा सम्मान होता है, तो इस सम्मान का सम्मान करने के बजाय आप इस सम्मान पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत रत्न की डिमांड की जाए। आईपी सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, आईपी सिंह जी से मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया, मैं कोशिश करता हूं उनको जोड़ने के लिए। मेरे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, आपने स्वामी प्रसाद जी की बात सुनी? आपकी मैं टिप्पणी जानना चाहता हूं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं। वो हमें लगता है कि उनको इस तरह की बयान जो जानबूझ करके दे रहे हैं, एक अपने को एक हमें लगता है सस्ती लोकप्रियता करने के लिए ऐसा होता है। और एक फैशन बन गया ब्रजेश जी की हिंदू सनातन धर्मियों की आस्था को किसी तरह ठेस पहुंचाओ। आप देखिए बिहार में जो चंद्रशेखर जी थे मंत्री, उन्होंने भी टिप्पणी किया, फिर इन्होंने टिप्पणी किया। आप इसके पीछे के राजनीतिक कारण क्या मानते हैं कि आजकल रामचरितमानस को लेकर इतना जातीय विग्रह क्यों तैयार किया जा रहा है? ये ग्रंथ तो 16वीं सदी का लिखा हुआ है। अब हम 2023 में इस पे क्यों सर विवाद हो रहा है? देखिए ऐसा है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपने अपने तरीके से ये लोग परिभाषित करते हैं। उस पे गोस्वामी जी ने तो बड़ा स्पष्ट किया ही है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना होती है। इनकी भावना राजनीतिक है। 2024 में चुनाव आने हैं, ये वोट के ध्रुवीकरण करने के लिए है कि एक वोट बैंक इनका, चाहे मुस्लिम को, चाहे दलित का, चाहे ओबीसी का, जो बीजेपी के खिलाफ है वो तुरंत एक साथ जुड़ जाए और वो हो जाए। तो ये मौर्य जी के स्टेटमेंट को आप सामाजिक मसला मानते हैं या उसके पीछे वो कोई राजनीति कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल राजनीतिक है और हिंदुओं के प्रति एक घृणित सोच है जो बड़ा दुखदाई है। आपने उनसे कहा भी कि आप अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए। उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो उनको हर तरह से हिला डुला के चेक किया, लेकिन वो अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं थे।
लेकिन जिस उत्तर प्रदेश की धरती राम और कृष्ण की है, जी वहीं आईपी पे सिंह जी भगवान मुझे श्री सुन पा राम रहे के हैं? जी अभी नहीं पहुंची, आप चकवाणी जी बोले, आप कंटिन्यू। जी, तो इसलिए इस तरह की बातें बोलना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाशिए पे ऐसे लोग आ जाएंगे, क्योंकि देश की जनता कभी इस तरह की जी चीजों शुक्रिया की आपका। मैं अरुण राजभर को बर्दाश्त आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी। अरुण बहुत शुक्रिया आपका। नेताजी के लिए भारत रत्न की मांग हो रही है, बताया जा रहा है कि पद्म विभूषण उनका सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। आप क्या चाहते हैं, नेताजी को भारत रत्न मिले या पद्म विभूषण जो मिला है ठीक मिला है? देखिए, जिस तरीके से किसी भी राजनेता को अगर भारत की सरकार अगर उनको सम्मान दे रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए और उसको उस नजरिए से देखना चाहिए कि भारत सरकार ने उनको उस योग्य पाया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आदरणीय स्वर्गीय नेताजी जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है, उसी आधार पर सरकार ने समीक्षा करके उनको पद्म विभूषण से सम्मानित आपको किया। कोई ऐतराज है अब कि उनको समाजवादी पद्म पार्टी ने विभूषण बिना दिया मांग गया? किए, बिना मांग किए, देखिए बात ये है कि बिना मांग किए समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे नेतृत्वकर्ताओं ने कहीं ये जिक्र नहीं हुआ है कि हम उनको भारत रत्न, सरकार ने जब ऐलान कर दिया है तब इनकी चिंता बढ़ गई कि नहीं अब हमको ये चीजें मिलनी चाहिए। तो वो राजनीतिक दल है, उनकी एक सोच होती है कि जब जी ये चीज छोटी चीजें मिलती है तो बड़ी चीजों की डिमांड होती है, लेकिन जिस तरीके से ये कभी कल्पना नहीं किए होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता कल्पना नहीं किए हाँ होंगे कि हाँ, केंद्र की सरकार चौंक गए लोग उनका नेताजी को नाम इस देख तरह के से नेताजी सम्मानित का। करेगी। हाँ। नहीं, इस तरह से नेताजी अगर खास तौर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही जातियों के लिए उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश के बाहर उन्होंने सेना के लिए काम किया, लेकिन बाकी शेष जातियों को उन्होंने लीडर ही नहीं बनने दिया। अभी समाजवादी पार्टी के नेता खुदा कंफ्यूज है। एक नेता कह रहे हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत बयान है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर कह रहे हैं नहीं कि ये पार्टी जी आपका पार्टी इसी शुक्रिया। लाइन पर मैं काम डिबेट कर के रही है। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। आईपी सिंह मुझे कनेक्ट कर चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आईपी सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत पहले से भारत रत्न की डिमांड करते आ रहे थे। देखिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण दे दिया जो सेकेंड बिगेस्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इस सम्मान को सम्मान की तरह लेने के बजाय आप इस पर विवाद क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? देखिए, समाजवाद का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। देश ने अपने सबसे प्रिय नेता को खो दिया है। तो श्री मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो दलित वंचित शोषित है उसकी वो आवाज़ रहे। यही एक कारण ऐसा है कि उनके जो संघर्ष रहे, उन्होंने वंचितों की लड़ाई लड़ी और लगभग 6 दशक तक भारत की राजनीति के वो धुरी बने रहे। और अभी इससे पहले जो साहब बोल रहे थे, मैं उनको नहीं समझ पाया कि कौन बोल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिरी 1 मिनट मैं सुना तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसको देने की मांग करी है। मैंने स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, देश के बड़े बड़े जो नेता आए सफाई में, उन्होंने मांग करी। लगातार ही हमारी मांग थी कि दलित वंचित समाज के वो इतने बड़े नेता थे कि उनका हक बनता है और ये जो भारत रत्न जैसा नागरिक सम्मान है उसकी इज्जत बढ़ जाएगी अगर नेताजी को यह एक वर्ग है जो मानता है कि दिया बीजेपी ने एक बड़ा पॉलिटिकल जाल बिछाया और पद्म विभूषण के जाल में आप फंस गए। आप समझ नहीं आ रहा कि पद्म विभूषण स्वीकारें या भारत रत्न की डिमांड करें। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से कुछ नाम गिनाए गए, बीजेपी ने गिनाया, बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनाया कि अमुक लोगों को ये सब अवार्ड दिए गए। अगर उस श्रेणी में अवार्ड दिया गया तो उसका हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है उसका सम्मान बढ़े। वो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता रहे। अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार वो देश की राजनीति की धुरी बने रहे और यहाँ तक कि मोदी जी के साथ भी वो संसद में रहे। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, और जिस तरह से जब वो भारत के रक्षा मंत्री हुए तो पहली बार वो धोती कुर्ता में लेह लद्दाख जाने वाले वो नेता बने
और जी, उससे आपका शुक्रिया पहले आईपी सिंह जी। डिबेट के फौजियों दूसरे की चरण वर्दी में आती थी, उनका मैं बेल्ट स्वामी आता प्रसाद के स्टेटमेंट को लेकर आपके विचार लूंगा। मेरे साथ आसिम वकार मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत पेशेंसली आपने अपनी बारी का इंतजार किया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप खुश हैं कि नेताजी को पद्म विभूषण सम्मान मिला? नहीं, मेरी खुशी से और मेरे गम से कोई मतलब नहीं। मसला ये है सर कि 1990 में नेताजी मुख्यमंत्री जब थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस वक़्त के जनाब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एक लेटर लिखा था भारतीय सुरक्षा सलाहकार परिषद को, और उस लेटर में उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री लिखा था कि अयोध्या पे आताताई चारों तरफ से आक्रमण करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को, अयोध्या को आतताइयों से बचाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए, अतिरिक्त बल दिया जाए, केंद्रीय बल। जी, नेताजी ने आतताई लिखा था और भारतीय जनता पार्टी उनको राक्षस की तरह पेश करती थी, कातिल, राम भक्तों का हत्यारा। हाँ, हत्यारा। और नेताजी ने कहा था आतताई अटैक कर रहे हैं, और बीजेपी कहती थी कि ये कातिल हैं, ये हत्यारे हैं, राक्षस बना दिया था पूरे देश में। एक बात क्लियर हो गई कि आज उनको जो पद्म विभूषण दिया बीजेपी ने, ये तो कन्फर्म हो गया कि नेताजी ने जो लेटर लिखा था आतताइयों वाला कि आतताई अटैक करने जा रहे हैं, बीजेपी ने उस पर मोहर लगा दी। कैसे भाई, अगर हथियारे होते तो पद्म विभूषण कैसे मिल जाता? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात खुद ही खत्म कर दी। इतने साल जो प्रचार किया राक्षस राक्षस कातिल हत्यारा, वो मामला खत्म। और ये सम्मान भारत सरकार देती, कोई बीजेपी नहीं देती। सरकार किसकी है सर? बीजेपी की। तो सम्मान कौन देगा? पर फैसला तो भारत सरकार करती है ना। सरकार किसकी है? आप कहना क्या चाहते हो, थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोलो। जो मैं कह रहा हूं वही आप समझ रहे हैं। और मतलब ये कार सेवकों वाला, राम भक्तों के हत्या वाला, ये सब आरोप निराधार था, राजनीतिक था। बात समझिएगा, बीजेपी की ही तो सरकार, जब बीजेपी के ही तो लोग कहते थे हत्यारे हैं, कातिल हैं, और नेताजी कहते थे नहीं, अयोध्या में मस्जिद पर हमला हो रहा है। नेताजी की जबान ये थी कि आतताइयों का अटैक है। आप ये कहना चाहते हो ये दोनों मिले हुए हैं? नहीं सर, बात मिले होने की नहीं हो रही है, बात अलग होने की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि सही कौन गलत कौन। अगर कातिल थे, हत्यारे थे तो नहीं बनता था, और पद्म विभूषण देने के बाद ये कन्फर्म हो गया कि वो कातिल नहीं थे। ओके। उन्होंने अपने पद पे रहते हुए जो पद की गरिमा थी उसको निभाया था, और जो उन्होंने शपथ ली थी उस शपथ का पालन किया था, और उन्होंने मस्जिद बचाई थी। पद्म विभूषण या भारत रत्न? अब जो बात मैं कह रहा हूं समझिए, बीजेपी वाले लोग अवस्थी भी रहे जी, भारत रत्न की मांग, स्वामी चक्रपाणी जी भी रहे। अब आप दोनों से इनसे पूछिए कि कातिल थे या नहीं। वो तो उनकी बारी में पूछ लूंगा। नहीं, अभी पूछिए, अभी पूछिए कातिल मैं थे। पूछ लूंगा। नहीं, अगर कातिल थे तो मोदी अभी पूछ लूंगा। पहले बीरेन जी बोल रहे, फिर हम लोग से पूछ लूंगा। अगर कातिल थे तो सम्मान क्यों दे रहे हैं? पद्म विभूषण या भारत रत्न? नहीं, देना तो भारत रत्न चाहिए। ओके, लेकिन पद्म विभूषण एमआईएम नेताजी के लिए भारत रत्न चाहती है। नहीं, इस बात की मोहर लग गई कि वो कातिल नहीं थे। शुक्रिया आपका। मैं वीरेन जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त दो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक, नेताजी को जो पद्म विभूषण मिला उसको लेकर अब डिमांड है कि उनको भारत रत्न मिले, और दूसरा, तमाम कोशिशों के बावजूद नेता स्वामी प्रसाद जी अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं जो भारत की जनता और इस देश के हिंदू धर्म के विश्वास पर कभी खरा नहीं उतर सकता, न कभी वो मानने को तैयार होगी। रामचरितमानस की एक एक बातें लोगों के जीवन में अमिट छाप है, इन पर कोई विरोध नहीं हो सकता। बात आज मुलायम सिंह की है। मुलायम सिंह 40 साल के राजनीतिक जीवन में रहे, करीब बहुत पदों पर रहे, सफाई से निकले, मास्टर थे, फिर वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, और किसी पिता के लिए इससे बड़ा सुख और सुकून क्या हो सकता है कि उनके सामने उनका बेटा देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का ताज पहने, और अखिलेश यादव को उन्होंने पहनाया। उनके निधन पर सारी पार्टियों ने उनको सम्मान भी दिया। हमारे यहाँ जब कोई आदमी नहीं रहता है, चला जाता है, तो उसके खिलाफ कभी नहीं बोला जाता।
बीजेपी ने भी उसी शिष्टाचार का पालन किया और सारे लोग करते हैं। और मुलायम सिंह तो वैसे भी एक बड़ा व्यक्तित्व थे। मुलायम सिंह को जानने वाले इस बात को मानते हैं कि चाहे पक्ष का आए चाहे विपक्ष का आए, मुलायम सिंह ने सबका काम किया। व्यक्तिगत एहसान उनके सभी दलों के नेताओं पर रहे, क्योंकि वो 3 बार खुद मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उनका बेटा रहा। जरूरत सबकी लगती है, काम सबके लगे। उदारता से उन्होंने काम किया। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी आज देश में कि 2014 के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में या 10 साल के इस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आप देखेंगे तो 2 व्यक्तियों का, राजनेताओं का उन्होंने सबसे ज़्यादा सम्मान किया है। एक तो प्रणब मुखर्जी और दूसरे मुलायम सिंह यादव। जो मेरी जानकारी में आता है कि प्रधानमंत्री इन 2 नेताओं से काफ़ी प्रभावित रहे जीवन में, और इसकी छाप इस सम्मान पर दिखती है। ब्रजेश जी, बीजेपी तो खुद ही आश्चर्य में है कि मुलायम सिंह का कहाँ मिल गया। ये तो मोदी ने दिया है सम्मान, बीजेपी को क्या पता। ये तो सरकार के समझ में आया कि भाई दिया जाए। तो इस सम्मान को आप इस रूप में देख सकते हैं। मुलायम सिंह की विरासत पे आज स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, उनका बहुत वजन नहीं है, लेकिन डिम्पल यादव जो उनकी विरासत को, उनकी सीट को आगे बढ़ा रही हैं, वो उनकी असली वारिस हैं और उनकी डिमांड है। लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा कि आलोक अवस्थी ने काफ़ी अध्ययन किया, बड़ी सटीक बातें रखी कि बहुत सारे लोगों को पद्म विभूषण मिला है, आगे चल के भारत रत्न पाए हैं, तो ये रास्ता बंद नहीं हो गया है। तो वाकई में बेहतरीन उन्होंने उदाहरण दिए, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने खुद कई पुरस्कार उत्तर प्रदेश में शुरू किया। सबसे बड़ा पुरस्कार दिया यश भारती का। हमारे यहाँ पुरस्कार ऐसे रहे हैं कि 1 साल पहना दो, एक लकड़ी का तख्ती पकड़ा दो और 4 दिन बाद वो कूड़े में तब्दील हो जाती है। ये सम्मान है कोई? कवि, साहित्यकार, तमाम सारे लोग, फिल्मकार, कला क्षेत्र के लोग मुफलिसी में जीते हैं, गरीबी में जीते हैं। मुलायम सिंह ने उनके लिए पारितोषिक की व्यवस्था कराई, एक इनाम की राशि रखी 11 लाख 15 लाख, एक बड़ा काम किया। उन्होंने भी बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को दिया था यश भारती, ऐसा नहीं है कि खाली सपा के लोगों को देते थे। तो मुलायम सिंह इस मामले में भी अलग थे। वो इस देश में, इस दुनिया में एक अलग नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। ब्रजेश जी, रत्न जो होते हैं सम्मानों को लेकर कई बार बड़ा विरोधाभास भी रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं जिसकी लोग आलोचना करते रहे हैं कि ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग बहुत समय से होती रही। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है। वो तमाम सारी ऐड कंपनियों के ऐड करते हैं, आज भी करते हैं। तो जो भारत रत्न पाए हुए लोग हैं उनके अपने पैसे और वो भी जारी हैं। लेकिन पद्म भूषण, पद्म श्री जिन लोगों को दिया जाता है वो जीवन में उच्च कोटि का चरित्र रखते हैं, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। मुफलिसी और कष्ट में उनका जीवन होता है। तो निगाह पड़ गई सरकार की और उनको राष्ट्र के एक सम्मान से नवाजा, तो बड़ी खुशी होती है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अब खैर लोग जैसा समझे। आज समय कम है, 4 बातें कहूँगा कि हमारे मन की हो तो अच्छा है और हमारे मन की ना हो तो खराब। बस इस पर सुनिएगा कि मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं इस देश में, और चढ़ावा कम हो तो आशीर्वाद और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना पूरी अगर ना हो तो भक्तों के भक्त, भक्ति, मंदिर और भगवान सब बदल जाते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती हैं और दूसरे की मन की हो तो बहुत खटकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट्स हमें इस परिचर्चा में उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अवस्थी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी कुछ अर्सा पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो अपने इस तरह के बयानों के लिए बड़े आजकल मशहूर हैं और बड़े जाने जाते हैं, इस तरह का विवाद उत्पन्न करते हैं जो जातीय विग्रह से संबंधित है, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी में रखना आप लोगों की भूल थी? उनको शामिल करना एक गलती थी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कई दलों में रहे हैं, हमारे दल में भी रहे हैं,
लेकिन हमारे दल में जब रहे हैं तो हमारी रीति नीति को मानते हुए रहे हैं और कोई भी उन्होंने बयान इस तरह का नहीं दिया। जैसे ही वह समाजवादी पार्टी में गए, उन पर उस पार्टी का बोलम्मा चढ़ा और उस तरह के बयान उनके मुख से निकलने लगे, जो कि मैं समझता हूं कि नहीं निकलने चाहिए थे, क्योंकि धर्म के आधार पर हम लोगों को बयान देने का अधिकार नहीं है। धर्म पर टिप्पणी केवल धर्माचार्य को करना चाहिए, वो उस पर जो है तमाम टीका और टीकाएं लिखते भी रहे हैं। गीता पे भगवत गीता पे कई टीकाएं लिखी गई हैं। राजनीतिक व्यक्ति जब धर्म की आड़ में छुपता है ना, तो वह एक ओछी राजनीति की तरफ बढ़ता है। तो और उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को उस पर जरूर सामने आकर के उसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि हम कृष्ण के वंशज हैं और हम राम को मानते हैं और राम मंदिर का जो निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया उसका स्वागत भी उन्होंने किया, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करना जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, ये सर्वाधिक अनुचित है। और अखिलेश यादव जी की इसमें मूल सहमति है। यह सहमति उसी तरीके से है जब आजम खां साहब ने दलितों को कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रख के जमीन पर कब्जा करते हैं और जिधर बाबा साहब अम्बेडकर उंगली उठा रहे हैं उधर अगली बार कब्जा करते हैं। ये उसी तरह के बयान पर चुप्पी रही है उनकी। एक बयान इनका और भी हुआ जब आजम खां साहब ने एक महिला सांसद के अंतः वस्त्रों पर टिप्पणी करी थी, अश्लील टिप्पणी करी थी, उस समय भी अखिलेश यादव जी चुप्पी रहे। तो मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव जी की राजनीति का यही एक अंग रहा होगा जो इस तरह के शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी जी। बयानों पर वह टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो जनता, देश की जनता और प्रदेश की जनता इसका जवाब उनको अगले चुनावों में फिर से देगी। आईपी सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार आप स्टेटमेंट सुन रहे होंगे और उस पर प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे होंगे, आप क्या महसूस करते हैं? आज भी मैंने उनसे काफ़ी सवालात किए लेकिन वो अपने बयान पर कायम है। देखिए, बीजेपी में रहते हुए मां गौरी के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद भी ये बेशर्म पार्टी उन्हें कैबिनेट में 5 साल रखा। जब बीजेपी को वो ठोकर मारकर निकल गए तो आज उनके बारे में ये तमाम तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि आज बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची, उस स्वर्गीय कल्याण सिंह को धक्के मारकर पार्टी से 2 बार बाहर कर दिया। जब वो मौत के करीब पहुंच गए, जब उनकी याददाश्त चली गई, जब वो चलने लायक नहीं हुए, जब उनकी जरूरत महसूस की गई, जब भाजपा रसातल में पहुंच गई, जब कुछ बचा नहीं। मसला कल्याण सिंह नहीं है, मसला ये है कि तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट है वापस आप लोग उसे बैकअप देते हैं, सपोर्ट करते हैं या उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं? ये देखिए, बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर आज 38% है और जिस तरह से पटेल समाज इनसे रूठा हुआ है, जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग रूठा हुआ है, जिस तरह से अन्य समाज को इग्नोर कर रहा है। 20 सेकंड का समय मैं देता हूं आलोक अवस्थी को, आपकी बात का रिस्पॉन्ड करेंगे। आईपी सिंह जी प्लीज कोऑपरेट। ये डर सता रही है। थैंक यू आईपी सिंह जी, मैं चाहता हूं थोड़ा संयम बरते, मैं दूसरों को ब्रेक ले लूं। निजी बयान। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। निजी बयान थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। पार्टी का उनके आईपी सिंह जी बस 10 सेकंड रुक जाएं आप। थैंक यू थैंक यू। आलोक अवस्थी गो अहेड, 20 सेकंड। ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी ने मौर्य के बयान से अपने को अलग नहीं किया, याद नहीं किया। समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है, सीधी बात मेरा ये कहना है। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही आदरणीय कल्याण सिंह जी के बारे में। कल्याण सिंह जी भी इस प्रदेश के एक बड़े नेता रहे और मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी स्वर्गवासी होने के ऊपर अखिलेश यादव एक बार भी उनके निवास पर नहीं गए, एक भी शोक का संदेश नहीं दिया है। यह आदमी के उसके व्यक्तित्व के बारे में दिखाता है कि छोटापन दिखाता है कि वो बहुत शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी जी, धन्यवाद। मुख्यमंत्री रहे जो उनके बारे में थैंक यू। चक्रपाणी जी को लाया जाए स्क्रीन पे। धन्यवाद आप दोनों का। अब आप दोनों लोग बाकियों के विचारों को भी सम्मान दें और हमारे अन्य मेहमानों के भी विचारों को आपको सम्मान देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। मैं चक्रपाणी जी को आमंत्रित करता हूं। चक्रपाणी जी, धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा करने के पीछे इन पॉलिटिकल पार्टी का क्या मकसद है? वोट लेना या समाज में विग्रह उत्पन्न करना?
देखिए, कहीं न कहीं एक फैशन हो गया है, जिस प्रकार से हमेशा जानबूझ पे कभी रामचरितमानस पे, कभी भगवान श्री राम जो मंदिर बन रहा है अयोध्या जी का, चूँकि मैं उसमें खुद पक्षकार रहा हूँ, कभी उसके ज़मीन पे, कभी राम मंदिर निर्माण पे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय से हुआ। तो ये एक जानबूझ करके ऐसा प्रतीत होता है कि जो 2024 में चुनाव है, वो कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह नकारात्मक जो है टिप्पणी की जा रही है, जबकि ऐसी नहीं की जानी चाहिए थी। यह भारत ही है जहां पे बहुसंख्यक वर्ग हिंदुओं का खासतौर से भावना को आहत किया जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि ऐसे कोई ना कोई हर पार्टी को अपनी गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि कोई भी अगर जो किसी की भावना को आहत नहीं करता है तो आखिर हिंदू सनातनियों का क्यों करता है। और अगर जो किसी सर, स्वामी चीज से प्रसाद जी खुद मतभेद है, हिंदू हैं, तो अब उनको कौन रोक सकता है सर? नहीं, हिंदू तो है, लेकिन वही हिंदू है जो गौरी गणेश की भी पूजा का विरोध कर चुके, कई बार ये टिप्पणी कर चुके, इनके स्वभावतः गुण में है। और हिंदू तो बहुत लोग हैं, जी। सवाल हिंदू होने से नहीं है। अगर जो कोई भी किसी की भी भावना आहत करे तो ये गलत है। अब उसको हम हिंदू हैं इसलिए छोड़ दे, थैंक यू रावण सर, भी हिंदू शुक्रिया था। आपका स्वामी जी। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण, इस विवाद को खड़ा करने के पीछे मकसद क्या है स्वामी प्रसाद जी का? जाति विग्रह या दलितों पिछड़ों के बीच? संजय निषाद के बयान पर भी चर्चा कर लीजिए। संजय निषाद के बयान पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं करूंगा। आईपी सिंह जी थोड़ा संयम रख लें तो मैं डिबेट में बाकी मेहमानों के विचार ले लूं। अगर समय बचा तो निश्चित तौर पर आप द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हम बात करेंगे, पर मुझे थोड़ा वक्त दें आप कि मैं इन मेहमानों से भी चर्चा कर लूं। आपको रुकना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने अपनी बात रख दी, अब आप थोड़ा संयम रखें और अरुण जी को उनकी बात कंप्लीट करने दें। अरुण जी, गो अहेड। थैंक यू। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अपनी बौखलाहट साबित कर रहे हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी रामचरितमानस में जिस तरह बयान दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से, उसका समर्थन कर रहे हैं। और इनकी एक बड़ी समझी प्लान है, एक बहुत साजिश के तहत कार्य कर रहे हैं। ये 15-85 बार बयान दे रहे हैं, और ये 85 में जो 38% अकेले अति पिछड़ा इनका साथ छोड़ चुका है, वो इनके दरवाजे पर झांकना नहीं चाहता है, उसको भी ये अपने पाले में खड़ा करने की एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जब नेतृत्व ही इसके पीछे खड़ा होकर ये कह रहा है कि नहीं, तुम इस तरह का हवा दो, तो उत्तर प्रदेश की जनता आप स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट पर उनके खिलाफ हैं? देखिए हमारा ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों का, सभी मजहबों का सम्मान किया है। जब आपको यह बात की जानकारी नहीं है कि जिस रामचरितमानस में पुराने एडिशन में इस तरह की बातें लिखी गई थी, नए एडिशन में जो छपी है, उस नए एडिशन में इन चीजों को शिक्षा के स्तर से जोड़ा गया है, तो आपको तो मौका मिला था इस चीज को सुधारने के लिए, आपने सुधारा नहीं। सर, रामचरितमानस कोई कैसे उसको एडिट करके हटा देगा सर? वो तो गोस्वामी जी के रचित है सर, उसको कैसे कोई हटा देगा? एडिट कोई कैसे कर देगा? आप कैसी बातें करते हो? जो छपा हुआ है गीता प्रेस में, जो छपा हुआ रामचरितमानस, अपने से कोई एडिट करता है तो ये उसकी अपनी सोच हो सकती है। गोस्वामी जी का जो है वही ओरिजिनल माना जाएगा। उसमें आपत्ति है तो जहां ये छप रही है वहां के साथ आपको कोई आपत्ति है अथवा नहीं, केवल ये क्लियर करें। देखिए, हमारा इन सब मसलों पर कोई चर्चा नहीं। हमारा मतलब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में सारे लोगों को अधिकार की व्यवस्था है, सबका सम्मान है। जी, शुक्रिया आपका। मैं आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूँ। वकार साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? आईपी सिंह जी, मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ, आप अन्य मेहमानों को बोलने दें, बाकियों की भी राय का सम्मान करें। आईपी सिंह जी, सबका सम्मान करें, सबको अपनी बात रखने का अवसर दें। अनावश्यक टीका टिप्पणी का कोई लाभ नहीं। आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आप दूसरों की बात सुनिए। आसिम वकार, गो अहेड। सिर्फ आसिम वकार बोलेंगे, गो अहेड। देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा था, अब आपने मुझे सबसे आखिरी में मौका दिया, ताकि आप कंक्लूड करें, ये तो आपके लिए सवाल पूछता। देखिए, हमारे मजहब में कहावत है कि जो लोग जिंदा होते हैं वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, और जो अपने अपमान पे भी चुप आंख बंद करके बैठे रहते हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप किसके लिए कह रहे हैं? आपको नाम लेना चाहिए अगर आप में साहस है। नहीं सर, मैं भी सब बोलूंगा आपको, आप सुनिए मुझे। मैं जब बोलता हूं तो फिर डरता नहीं किसी से। देखिए, मैंने आपसे अभी 4 दिन पहले डिबेट पे आया था, मैंने आपसे एक बात कही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ उनकी जाति के लोग खड़े हैं और चंद्रशेखर यादव के साथ उनकी जाति के लोग खड़े हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अगर निषाद समाज के लोगों से पूछा जाए, संजय निषाद भी, मैं समझता हूं अगर कैमरे में नहीं बोलेंगे तो पीठ पीछे बोल देंगे, समर्थन करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर अरुण राजभर के वालिद साहब से पूछा जाए कैमरे के पीछे, कैमरे पे शायद ना बोलेंगे, लेकिन कैमरे के पीछे अगर आप पूछिएगा
तो अरुण राजभर और इनके वालिद आप इस साहब, मसले पर तड़का लगाने की कोशिश कर नहीं रहे हैं सर, मैं तो इनके मुंह क्योंकि पे बोल रहा आपको हूँ, पॉलिटिकली सूट करता सर हूँ। मैं इनके मुंह पे बोल रहा हूँ, ये भी स्वामी तो प्रसाद किसके मौर्य के मुंह साथ पे? खड़े हो जाएंगे जाकर। किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं तो सर मैं बता रहा हूँ आपसे, ये किसके मुंह पे कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप? नाम से देखिए, साथ बोलें। जो लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, हजारों साल जिंदा रहते हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपने समाज की, अपने आलोक जाति अवस्थी की लड़ाई आपको जवाब लड़ रहा देना है, चाहते हैं, मैं तो उनको समाज अवसर को देता हूं। समर्थन करना चाहिए उसका। जी, अब आप आलोक जी की बात सुन लें। आलोक जी 20 सेकंड। ब्रजेश जी देखिए, ये जो इनका वकार साहब का जो स्टेटमेंट है, जो मौज ले रहे हैं संजय निषाद का बयान अभी यहाँ जो पे आया, हाँ, इनकी सुन लें आप धार्मिक आईपी सिंह पुस्तक का जी, उल्लेख हो रहा होगा तो उद्वेलित चलते ना हो, घूम उनका रहे बयान थे। सुन लें। पहली चीज, पहली बात हम किसी भी धर्म के किताब, किसी भी धार्मिक किताब की चर्चा पब्लिक में हो या ठीक, धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है। राजनीतिक लोगों को धर्म के जो पुस्तकें हैं उन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और जो मौर्य जी कर रहे हैं या जो असीम वकार करना चाहते हैं, यह गलत कर रहे हैं। उन्हें जो है असंख्य जो करोड़ों अरबों लोगों की जो आस्था है उन पर चोट करेंगे तो अरबों लोगों के पास वोट का अधिकार है, अरबों लोगों के पास वोट का अधिकार है, वो इनको हाशिए पर पहुंचा देंगे। आज खाली समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, अब शून्य पर पहुंचेंगे ये। आलोक अवस्थी साहब, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? क्या मेरे कहने पे मौर्य जी ने बयान दिया है? नहीं, क्या मेरे कहने, आप इस तरह की बात करके क्या कर रहे हैं कि जो है कि इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। अरे आप रामचरितमानस जी को हमारी सर, पूजनीय पुस्तक है और ब्रजेश भाई की डिबेट में ये बात कही थी उसके ऊपर। आलोक भाई सुनिए, आलोक भाई सुनिए, आलोक भाई सुनिए, आपकी धार्मिक पुस्तक पर आलोक भाई सुनिए मेरी बात, आपको टिप्पणी करने का कैसे सुनिए अधिकार तो मिल सर, सकता है? इस पर मुझे अरे इतराज है। सुनिए सर, ब्रजेश भाई की डिबेट में मैंने कहा था संघमित्रा मौर्य अपने पिताजी के साथ खड़ी हैं या रामचंद्र जी के साथ खड़ी हैं, ये क्लियर कीजिए। 4 दिन पहले मैंने कहा था, आपकी सांसद, आपको बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य अपने पिता के साथ खड़ी हैं और आप उनसे नहीं पूछ रहे हो, आसिम वकार से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए और अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।